क्या फिल्में सिर्फ मनोरंजन होती हैं या वे हमारे समाज का आईना भी होती हैं? पसमानदा डेमोक्रेसी आपके लिए लेकर आ रहा है हर हफ्ते रविवार को एक खास फिल्म एनालिसिस पॉडकास्ट AI जनरेटेड पॉडकास्ट फॉर्मेट में। ये पॉडकास्ट उन फिल्मों और वेब सीरीज पर होगा जो समाज के छुपे सवालों, अनकही सच्चाइयों और जरूरी बहसों को सामने लाती हैं। यहाँ आपको स्टार रेटिंग या सतही रिव्यू नहीं मिलेगा। यहाँ होगी फिल्म की गहराई से पड़ताल, कहानी को सामाजिक मुद्दों से जोड़कर, उसके सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल पहलुओं को समझने की ईमानदार कोशिश। ये पॉडकास्ट आपको सिखाएगा कि पर्दे पर दिख रही दुनिया के जरिए हम अपने आसपास के समाज को कैसे पढ़ें, समझें और सवाल करें। तो जुड़े रहिए पसमानदा डेमोक्रेसी के साथ। हर रविवार सुनिए एक ऐसी फिल्मी बातचीत जो सोच को झकझोर दे। आज के फिल्म पॉडकास्ट का आनंद लें। नमस्कार। आज हम एक ऐसे फिल्म पर बात करने वाले हैं जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है बल्कि एक सबक है। फिल्म का नाम है होटल रवांडा। 2004 में आई थी, लेकिन हम सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं दोहराएंगे बल्कि अब्दुल्ला मंसूर के एक लेख के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये फिल्म आज भी इतनी जरूरी क्यों है। ये कहानी है 1994 की, जगह रवांडा। सिर्फ 100 दिनों के अंदर 10 लाख से ज्यादा लोगों का कत्ल कर दिया गया था। हाँ, 10 लाख। ये लोग या तो तुत्सी समुदाय के थे या फिर वो हुतू जो इस नरसंहार के खिलाफ थे। और इसी तबाही के बीच एक होटल मैनेजर पॉल रूसिसबेगिना ने अपनी सूझबूझ से 1200 से ज्यादा लोगों की जान बचाई। तो ये लेख सिर्फ एक फिल्म की समीक्षा नहीं है, बल्कि हमारे समय के लिए एक आईना है। बिल्कुल, और ये आईना हमें बहुत कुछ दिखाता है। इस बातचीत का मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि क्या हुआ था, बल्कि ये समझना है कि ऐसा हुआ क्यों। लेख उन सवालों की जड़ तक जाता है जो आज भी उतनी ही सच है। मतलब नफरत कैसे फैलाई जाती है, मीडिया का इसमें क्या रोल होता है, और इंसानियत की असली परीक्षा कब होती है। हाँ, फिल्म में एक लाइन है जो सब कुछ कह देती है। अगर दुनिया देखती है और फिर भी कुछ नहीं करती तो हम सब मारे जाएंगे। ये सोचना ही डरावना है कि एक आम इंसान को ऐसा हीरो बनने पर मजबूर होना पड़ा। फिल्म की सबसे खास बात यही है ना, कि पॉल रूसिसबेगिना कोई एक्शन हीरो नहीं है। लेख भी यही कहता है। बिल्कुल नहीं, वो एक सामान्य इंसान है। वो डरता है, घबराता है। हाँ, जब उसे फौज के जनरल से काम निकालना होता है तो वो उसके सामने गिड़गिड़ाता है, उसे महंगी स्कॉच और सिगार की रिश्वत देता है, वो झूठ बोलता है, चापलूसी करता है। हर वो काम करता है जो एक आम आदमी खुद को बचाने के लिए करेगा। हाँ, खुद को और अपने परिवार को। लेकिन इसी प्रक्रिया में वो सिर्फ अपने परिवार को नहीं बल्कि 1200 और लोगों को बचा लेता है, और यही चीज उसे हीरो बनाती है। उसका डर, उसकी कमजोरियां उसे हमारे जैसा बनाती हैं। यानी उसका हीरोइज्म उसकी इंसानियत में छिपा है, किसी सुपर पावर में नहीं। लेख में एक और बहुत दिलचस्प बात कही गई है फिल्म की चुप्पी के बारे में। मतलब फिल्म का असली असर उसके डायलॉग्स में नहीं है, बल्कि उन लम्हों में है जहां कोई कुछ नहीं कहता। हाँ, और ये बहुत गहरी बात है। आज के सिनेमा में क्या है कि हर इमोशन को लाउड म्यूजिक से बताया जाता है, लेकिन होटल रवांडा की ताकत उसकी खामोशी में है। वो खामोशी जो एक बच्चे की लाश के पास खड़ी माँ के चेहरे पर है, या होटल के गलियारों में छिपे उन डरे सहमे बच्चों की आंखों में जो एक आवाज तक नहीं कर सकते। वो सन्नाटा। हाँ, वो सन्नाटा दर्शकों को उस दर्द को महसूस करने का मौका देता है। वो खामोशी किसी भी बैकग्राउंड स्कोर से ज्यादा असरदार है। और उस खौफ के माहौल में भी पॉल और उसकी पत्नी तातियाना का रिश्ता एक उम्मीद की तरह है। लेख के मुताबिक उनका प्यार उस नरसंहार के अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी जैसा है। बिल्कुल, जब चारों तरफ मौत हो तब किसी अपने का साथ होना ही जीने की सबसे बड़ी वजह बन जाता है। सही बात है। सही बात है। तातियाना एक तुत्सी है, पॉल एक हुतू। उनका परिवार इस बात का प्रतीक है कि ये विभाजन कितने बेमानी थे। उनका रिश्ता उस नफरत को चुनौती देता है जो उनके चारों ओर फैलाई जा रही थी। यहीं पर मेरे मन में वो सवाल उठता है जो शायद हर किसी के मन में आएगा। ये नफरत ये आई कहां से? क्या हुतू और तुत्सी हमेशा से एक दूसरे के दुश्मन थे? इतनी नफरत समाज में पनपी कैसे? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है, और यहाँ लेख एक बहुत बड़ा आइडिया हमारे सामने रखता है जो नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन का है। अच्छा। उनकी किताब आइडेंटिटी एंड वायलेंस का जिक्र करते हुए लेख बताता है कि नफरत पैदा नहीं होती, उसे बनाया जाता है, और उसे बनाने का सबसे कारगर हथियार है किसी इंसान की हजारों पहचानों को मिटाकर उस पर सिर्फ एक पहचान थोप देना, चाहे वो धर्म की हो, नस्ल की हो या जाति की हो। बिल्कुल, मतलब एक इंसान एक ही वक्त में
पिता भी है, डॉक्टर भी, किसी टीम का फैन भी और एक नागरिक भी। लेकिन आप उसकी सारी पहचानें छीनकर सिर्फ ये कहें कि तुम सिर्फ हुतू हो या तुम सिर्फ तुत्सी हो, तो ये एक तरह से लेख बताता है कि रवांडा में हुतू और तुत्सी की पहचान कोई सदियों पुरानी दुश्मनी नहीं थी। ये बेल्जियम के उपनिवेशवाद की देन थी। अच्छा, उन्होंने ये शुरू किया था। हाँ, उन्होंने समाज को बांटने के लिए लोगों को इन 2 श्रेणियों में रजिस्टर करना शुरू किया। उन्होंने लोगों की नाक की चौड़ाई और चमड़ी के रंग के आधार पर उन्हें अलग-अलग पहचान दी। ये एक डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी जिसने समाज में जहर घोल दिया। तो ये एक पैटर्न है कि संघर्ष पैदा करने से ठीक पहले ऐसी पहचानें गढ़ी जाती हैं ताकि दोस्त को दुश्मन बनाया जा सके। लेख तो यही इशारा करता है। वो भारत का उदाहरण भी देता है। 1940 के दशक से पहले लोगों की भारतीय पहचान ज्यादा मजबूत थी, लेकिन फिर हिंदू और मुसलमान की पहचान को सबसे बड़ी पहचान बना दिया गया। और बात वहीं नहीं रुकी। नहीं, मुसलमानों के अंदर सुन्नी शिया, फिर सुन्नियों में भी अलग अलग मसलक। लेख के मुताबिक ये श्रेणियां हमेशा संघर्ष से ठीक पहले बनाई और उभारी जाती हैं ताकि समाज को आसानी से बांटा जा सके। ये तो बहुत खतरनाक सोच है। इसी से जुड़ा एक और जिक्र है लेख में, दार्शनिक ज्यां पॉल सार्त्र का। वो कहते हैं कि यहूदी वो आदमी है जिसे दूसरे लोग यहूदी के रूप में देखते हैं। हाँ, मतलब आपकी पहचान वो नहीं जो आप है, बल्कि वो है जो आपका दुश्मन आपको बनाना चाहता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यहूदी विरोधी ही यहूदियों की पहचान बनाते हैं, उन्हें एक खांचे में फिट करते हैं। लेख कहता है कि यही बात रवांडा में तुत्सी लोगों के साथ हुई, या म्यांमार में रोहिंग्या के साथ, या चीन में वीगर मुसलमानों के साथ। हाँ, उन्हें उनकी इंसानियत से छीनकर सिर्फ एक लेबल दे दिया जाता है। और जब कोई इंसान सिर्फ एक लेबल बन जाता है तो उसे मारना आसान हो जाता है। और इसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इसका एक बहुत ही दर्दनाक किस्सा है लेख में। वो किस्सा तो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। संयुक्त राष्ट्र की एक अधिकारी बताती हैं कि नरसंहार के दौरान वो एक अनाथालय गईं। वहां एक छोटी सी तुत्सी बच्ची डर कर उनसे लिपट गई और कहा, मुझे बचा लो, मैं वादा करती हूँ आज के बाद मैं कभी तुत्सी नहीं रहूंगी। वो अपनी पहचान छोड़ने को तैयार थी, सिर्फ जिंदा रहने के लिए। ये सुनना भी मुश्किल है। लेकिन दंगाइयों की भीड़ वहां घुस आई और उस अधिकारी के सामने ही उस बच्ची को मार डाला। क्यों? क्योंकि उनकी नजर में वो एक मासूम बच्ची नहीं थी, वो सिर्फ एक तुत्सी थी, एक कीड़ा थी जिसे साफ करना था। जब आप किसी की इंसानियत छीन लेते हैं तो यही होता है। तो ठीक है, पहचान का जहर बना दिया गया, लेकिन इस जहर को लाखों लोगों के दिमाग में भरा कैसे गया? कोई तो इसका जिम्मेदार होगा। ये सब अचानक तो नहीं हुआ होगा। नहीं, ये एक पूरे प्लान के साथ किया गया था, और इसका सबसे बड़ा हथियार था मीडिया, खासतौर पर रवांडा का एक रेडियो स्टेशन RTLM। फिल्म की शुरुआत ही इसी रेडियो की नफरत भरी आवाज से होती है। हाँ, ये रेडियो स्टेशन खुलेआम तुत्सी लोगों को तिलचट्टे यानी कॉकरोचेस कहता था। और ये सिर्फ एक गाली नहीं थी, ये डीह्यूमनाइजेशन का पहला कदम था, है ना? किसी को कीड़ा बता दो तो उसे मारना आसान हो जाता है। बिल्कुल। रेडियो पर एंकर चिल्ला चिल्लाकर कहते थे, पेड़ों को काटो, तिलचट्टों को खत्म करो। ये कोड था। वो लोगों को उकसा रहे थे कि तुत्सी लोगों को मार डालो। अच्छा। लेख में द मीडिया एंड रवांडा जेनोसाइड नाम की एक किताब का हवाला दिया गया है जो बताती है कि ये एक सोची समझी प्रक्रिया थी। इसके 3 चरण थे। क्या थे वो चरण? पहला, तुत्सी समुदाय के खिलाफ समाज में जो थोड़ी बहुत नफरत या पूर्वाग्रह पहले से मौजूद थे उन्हें हवा दी गई, झूठी कहानियां फैलाई गई। दूसरा, तुत्सी औरतों के चरित्र पर हमला किया गया। उन्हें ऐसे दिखाया गया जैसे वो हुतू मर्दों को अपने प्रेम जाल में फंसाकर समुदाय को कमजोर कर रही हैं। और तीसरा, जो सबसे खतरनाक था, वो क्या था? हुतू लोगों को गद्दार और देशद्रोही कहा गया, जो इस नफरत के खिलाफ थे या अपने तुत्सी पड़ोसियों को बचाना चाहते थे, ताकि कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत ही ना कर पाए। डर का एक ऐसा माहौल बना दिया गया। हाँ, इसका नतीजा ये हुआ कि पड़ोसियों ने अपने हाथों से अपने पड़ोसियों को मार डाला। लेख में यह तक बताया गया है कि कुछ हुतू पत्नियों ने अपनी तुत्सी पत्नियों को सिर्फ इसलिए मार दिया क्योंकि रेडियो ने कहा था कि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें भी गद्दार मानकर मार दिया जाएगा। ये प्रोपेगेंडा की ताकत थी। बिल्कुल। उस वक्त दुनिया का बाकी मीडिया, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया क्या कर रहा था? क्या किसी ने इस पर रिपोर्ट नहीं किया? लेख बताता है कि उन्होंने भी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई। शुरू में पश्चिमी मीडिया इसे रवांडा का आंतरिक मामला या गृह युद्ध कहता रहा। अच्छा। फिर इसे नस्लीय संघर्ष का नाम दिया गया। जब तक दुनिया ने इसे नरसंहार माना और इस शब्द का इस्तेमाल किया, तब तक लाखों लोग मारे जा चुके थे।
बहुत देर हो चुकी थी। फिल्म में एक पत्रकार का एक डायलॉग है जो इस कड़वी सच्चाई को बयां करता है। वो कहता है, लोग टीवी पर ये सब देखेंगे, कहेंगे ओ ये तो बहुत बुरा है, और फिर अपना डिनर करने लगेंगे। और ये आज भी कितना सच लगता है। हाँ, बिल्कुल सच। और इसीलिए लेखक अब्दुल्ला मंसूर इस फिल्म को सिर्फ 1994 की घटना की तरह नहीं देखते, वो इसे आज के दौर में, खासतौर पर भारतीय संदर्भ में, एक चेतावनी की तरह देखते हैं। वो आगाह करते हैं कि भारत में भी मीडिया का एक हिस्सा उसी खतरनाक रास्ते पर चल रहा है। हाँ, वो फिर से अमर्त्य सेन की बात दोहराते हैं। हिंसा तब पैदा होती है जब लोगों पर उनकी अनेक पहचानों के बावजूद केवल एक पहचान थोप दी जाती है। तो लेखक का डर क्या है? वो क्या समानताएं देख रहे हैं? देखिए, यहाँ हम लेखक के विश्लेषण को जैसा का तैसा रख रहे हैं, बिना कोई पक्ष लिए। लेखक का कहना है कि भारत में लगभग 21,000 अखबार और 400 के करीब न्यूज चैनल्स हैं। संख्या तो बहुत बड़ी है। हाँ, लेकिन इसके बावजूद प्रेस की आजादी की वैश्विक रैंकिंग में भारत 159वें स्थान पर है। ये बताता है कि संख्या ज्यादा होने का मतलब गुणवत्ता का बेहतर होना नहीं है। तो लेखक को लगता है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, लेखक का मानना है कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा सत्ता के साथ खड़ा है और खबरों को अक्सर हिंदू मुसलमान के चश्मे से दिखाता है। इससे समाज में तनाव और दूरी बढ़ती है। और वो टीवी डिबेट्स का भी जिक्र करते हैं। हाँ, वो टीवी डिबेट्स का जिक्र करते हैं जहां एंकर चीख चिल्लाकर एक पक्ष को सही और दूसरे को गलत ठहराते हैं। जो पत्रकार या एक्टिविस्ट सरकार से सवाल पूछते हैं, उन्हें देशद्रोही या एंटी नेशनल का लेबल दे दिया जाता है। तो लेखक का डर ये है कि ये चीख चिल्लाहट सिर्फ शोर नहीं है, ये एक टूल है, एक औजार है जिससे लोगों को सोचने से रोका जा सके। सही समझे। लेखक एल्डस हक्सले को कोट करते हुए कहते हैं कि प्रोपोगंडा का असली मकसद यही होता है कि एक वर्ग ये भूल जाए कि दूसरा वर्ग भी इंसान है। बिल्कुल। जब आप लगातार किसी समुदाय को विलेन की तरह दिखाते हैं तो धीरे धीरे लोग उन्हें इंसान समझना बंद कर देते हैं। और जब ऐसा होता है तो रवांडा जैसी त्रासदी की जमीन तैयार हो जाती है। फिल्म में एक सीन है जो मुझे हमेशा याद रह जाता है। वो सीन जो दुनिया की चुप्पी और बेरुखी को दिखाता है, जब संयुक्त राष्ट्र के शांति सैनिक वो होटल छोड़कर चले जाते हैं। हाँ, वो एक बेहद ताकतवर और दर्दनाक सीन है। पॉल उनसे पूछता है कि आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं, तो कमांडर जवाब देता है कि हमें सिर्फ विदेशी नागरिकों को बचाने का आदेश है, रवांडा के लोगों को नहीं। और उस बेरुखी की असली वजह? उसकी असली वजह फिल्म में एक यूएन जनरल के संवाद में छिपी है। वो पॉल से साफ साफ कहता है, तुम लोग इन गोरों के लिए कुछ नहीं हो, एक वोट भी नहीं, तुम्हारी जान की परवाह वो सब क्यों करें। लेख में एक और चौंकाने वाली जानकारी इसी से जुड़ी कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने 257 नागरिकों को बचाने के लिए सेना भेजी और उन नागरिकों के साथ साथ उनके पालतू कुत्तों को भी बचाया गया। लेकिन रवांडा के 10 लाख लोगों को उनके हाल पर मरने के लिए छोड़ दिया गया। जी, ये दुनिया के दोगलेपन का सबसे बड़ा सबूत है। हाँ, उन ताकतवर देशों के लिए रवांडा के लोगों की जान की कोई कीमत नहीं थी। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने कितनी आसानी से अपनी आंखें बंद कर ली थी। तो जब हम इस पूरी बातचीत को समेटते हैं तो होटल रवांडा की कहानी और ये लेख हमें क्या सिखाता है? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हीरो बनने के लिए बंदूक नहीं, नैतिक साहस चाहिए। बिल्कुल। वो एक अकेले इंसान के ज़मीर की लड़ाई थी जो उसने पूरी दुनिया की बेरुखी और अमानवीयता के खिलाफ लड़ी और जीती। और ये हमारे लिए एक जिम्मेदारी का एहसास भी है। हमें अपने आसपास हो रही घटनाओं से आंखें नहीं मूंदनी चाहिए। हमें मीडिया में परोसी जाने वाली हर खबर पर सवाल करना होगा। हर इंसान को उसकी पहचान से पहले एक इंसान समझना होगा। हाँ, लेख का अंत भी इसी सवाल पर होता है कि चुनाव हमारा है। हमें तय करना है कि हम कहाँ खड़े हैं, उस आदमी के साथ जो होटल का दरवाजा खोलकर जाने बचा रहा है, या उस भीड़ के साथ जो रेडियो सुनकर हाथ में दराती उठा रही है। इसी से जुड़ा एक और सवाल मेरे मन में आ रहा है जिसे हम अपने श्रोताओं के लिए सोचने को छोड़ सकते हैं। लेख में जिक्र है कि पॉल को शुरुआत में ये विश्वास था कि उसके बड़े बड़े लोगों से संपर्क, उसकी अच्छी जान पहचान उसे किसी भी मुसीबत से बचा लेगी। हाँ, वो मानता था कि उसका स्टेटस उसे सुरक्षित रखेगा। सही कहा। लेकिन बहुत जल्द उसका ये भ्रम टूट गया। हाँ, तो सवाल यही है कि अक्सर हम भी ये मानकर निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारी सामाजिक स्थिति, हमारा पैसा या हमारा रुतबा हमें बचा लेगा। लेकिन जब समाज में नफरत की आग फैलती है तो क्या किसी का कोई भी विशेष अधिकार सच में उसे सुरक्षित रख सकता है? या फिर सबकी सुरक्षा एक दूसरे की इंसानियत को समझने और बचाने में ही छिपी है।